नमस्ते। आज हम फिर से दिल्ली का विश्लेषण करेंगे। आपको पता होगा, आपने शॉर्ट्स वीडियो में पंकज द्विवेदी जी को कई बार देखा होगा। तो पंकज द्विवेदी उस तरह के इंसान नहीं है जो खुल पे एंकर की तरह खुल के सामने आके बात करेंगे या फिर यूट्यूब पे बात करेंगे। कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ग्राउंड में पल्स जांचने का काम करते हैं। मतलब ग्राउंड में लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किस तरफ जाने वाले हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, लोगों के पास जाके मिलते हैं और फील्ड पे रहते हैं। और वहां से उनका अंदाज बनता है कि नहीं, ग्राउंड और इस तरह से हवा किस पार्टी की ओर बढ़ रही है, उस तरह के कुछ इंसान होते हैं। पंकज द्विवेदी के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जब महाराष्ट्र के इलेक्शन में महायुति को जब मैं 30 सीटें दे रहा था, तब भी पंकज द्विवेदी ने बोला था कि नहीं, महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बहुत डिफिकल्ट है, लोकसभा में चुनाव में सीटें चुन के आना, और 10 12 13 की सीटें चुन के आएगी। और एग्जैक्टली वही हुआ। 17 सीटें सिर्फ महायुति की चुन के आई और महाविकास आघाड़ी की ज्यादा सीटें चुन के आई। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा, इलेक्शन के 2 दिन पहले ही, कि पंकज जी ने कहा था कि कम से कम 40 सीटें बीजेपी ला रही है। हाँ, अब 40 सीटें लाई है, लेकिन उन्होंने उस चीज के साथ एक चीज भी और भी कही थी कि जब कोई भी पार्टी बढ़ती है तब कहां तक जाके रुकेगी, इसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। फिर भी उन्होंने 40 सीट्स कही थी, तो 40 सीट्स छोड़ के बीजेपी की 48 सीट्स आई है। तो पंकज जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। और थोड़ी बड़ी आवाज में बात करना। तो पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसा ग्राउंड में क्या देखा था कि अरविंद केजरीवाल जी के बारे में आपने, जिनकी 2015 में 67 सीटें आई थी, 2020 में उनकी 62 सीट्स आई और बीजेपी कहीं नहीं थी, कांग्रेस 0 थी। तो आपने ग्राउंड में ऐसा क्या महसूस किया कि आपको लगा कि नहीं, इस बार बीजेपी ही सरकार बनाएगी? देखो, मैं तो फील्ड में घूमता रहता हूँ, लोगों से बातचीत करता रहता हूँ। तो लोगों से बात करके उनके मन के अंदर क्या चल रहा है वो जानने का मौका मिलता है। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, दिल्ली में जाके ग्राउंड लेवल पे जाके बात की। तो सबका यही कहना था कि आम आदमी बन के अरविंद केजरीवाल जी आए थे, आम आदमी बन के आए थे, लेकिन अब क्या खास होते जा रहे थे, खास होते जा रहे थे। आम आदमी जैसा उनका कुछ भी रहा नहीं था। अभी बात करें तो जो बोलते थे कि मैं छोटा सा कमरा लूंगा, छोटी गाड़ी में घूमूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज वो हर चीज़ ले रहे हैं, हर चीज़ ले रहे हैं। उन्होंने तो अपना अभी शीश महल बनाया, उसमें कमोड ही 13 करोड़ का लगा दिया। 13 करोड़ का कमोड लगा दिया और बोल रहे हैं हम आम आदमी। 13 लाख सॉरी 13 लाख। सो 13 लाख का कमोड बना रहे हो आप, तो आप आम आदमी कैसे हो गए? आप तो बहुत खास आदमी हो, राइट? तो ये सारी चीज़ें जब लोगों ने देखी तो लोग कैसे उनको वोट करेंगे, कैसे उन पर विश्वास करेंगे? इसलिए लोगों ने मन बना लिया कि इस बार अरविंद केजरीवाल को तो हराना। हाँ, तो पंकज जी, जैसे कि पंकज जी ने बहुत अच्छा मुद्दा बोला कि एक विश्वसनीयता किसी भी नेता की होती है। जब वो आए थे तो एक बड़े नंबर का शर्ट पहनते थे, वैगनर की गाड़ी में आते थे और बोलते थे कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं ना फ्लैट लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा, ना घर लूंगा। लेकिन उन्हें शीश महल बनाया और जैसा पंकज जी कहते हैं, 8 लाख के पर्दे हो या फिर 13 लाख का कमोड हो, वो उन्होंने उस शीश महल में बिठाया। अब बात यह आती है कि आप ऑफ द कैमरा पंकज जी हमें बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने औरतों के बीच में 2000 रुपए देने का प्रॉमिस किया था। लेकिन आप पंजाब के बारे में एक चीज बता रहे थे कि लोगों ने अरविंद केजरीवाल के 2000 जो औरतों को देना चाह रहे थे, उन पर भरोसा क्यों नहीं किया? वहां की पब्लिक ने देखा कि जहां आपकी सरकार है, दिल्ली की बात करें अगर, तो जहां आपकी सरकार है वहां आप नहीं दे रहे, तो आप पंजाब में आके कैसे दोगे? तो जो भी अरविंद केजरीवाल ने वादा किया वो कर ही नहीं रहे थे। और वो सब देखते हुए लोगों को लगा कि यार, ये जब अपनी सरकार में नहीं कर रहे, जहाँ इनकी सरकार है, तो यहाँ क्या करेंगे? इसलिए विश्वास उनका सबसे से टूटते ही जा रहा है। बिल्कुल, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था इस मैनिफेस्टो में कि मैं 2000 रुपए दूंगा। अब दिक्कत वही आती है दोस्तों कि जैसे पंकज जी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार पंजाब में है और पंजाब में उन्होंने 3 साल पहले बोला था कि भाई हम औरतों को 1000 रुपए महीना देंगे। अब दिक्कत यहाँ आती है कि जब उनसे प्रवक्ताओं से पूछा गया कि आप तो 1000 रुपए पंजाब में देने वाले थे, तो अब तक क्यों नहीं दिए? तो उनके प्रवक्ता बड़ी बेशर्मी से कहते थे, अरे हंस के कहते थे, अरे सरकार 5 साल के लिए होती है, अभी से क्या है? तो पंकज जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि देखो, छोटी छोटी चीजें होती है जो रिफ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है, जो आपका हाईएस्ट पॉइंट हो सकता है कि वहां के बाद लोग सोचना शुरू करेंगे भाई इंसान भरोसे लायक नहीं है। और आप यमुना नदी की भी बात कर रहे थे कि यमुना नदी एक किस तरह से लोगों के बीच में मुद्दा था। मतलब आपने मुझे बताया कि वहां पे लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, और अरविंद केजरीवाल ने जो प्रॉमिस किया था उसके बारे में आप कुछ बता रहे थे। यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी के लिए शुरुआत में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये भाई 15 दिन 50 दिन में काम, 2 महीने में होने वाला काम नहीं है। आप मुझे सिर्फ 5 साल देते
जैसे वो बोलते हैं कि आप सिर्फ मुझे 5 साल दे के देखो, तो जनता ने उनको 5 साल क्या 10 साल 13 साल दिए, फिर भी आज यमुना नदी की अगर स्थिति देखी जाए तो वो वैसी की वैसी है। हजारों करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो चुके हैं, लेकिन आज भी स्थिति वही बनी हुई है। तो यमुना नदी भी साफ नहीं हुई, पोल्यूशन आज भी उतना ही है, तो भरोसा कैसे आएगा जनता को? बिल्कुल। दिल्ली में, अगर मैं भी दिल्ली में 3 साल था, पंकज जी तो फील्ड पे काम ही करते हैं। दिल्ली में पानी का बिजनेस सबसे बड़ा है। जिस एरिया में टैंकर माफिया, जिस तरह से वाळू माफिया, भू माफिया होते हैं, लैंड माफिया होते हैं, वैसे टैंकर माफिया दिल्ली में पलपने लगे थे। उसका मतलब क्या था कि नल से जो पानी आता वो तो इतना गंदा आता था। आप अगर आप यमुना नदी को देखो, हम यमुना माई कहते हैं, जैसा गंगा माँ तो यमुना माँ है। अगर आप यमुना नदी के पास से जाओ तो आप नाक दबा लोगे और जाओगे, इतना ज्यादा बदबू फेस आ रहा है, कभी उसमें आग लग रही है, तो इतना ज्यादा पोल्यूशन। और जिस केजरीवाल ने कहा था कि अगले 5 साल मुझे दीजिए, मैं यमुना में आपको डुबकी लगा के दिखाऊंगा। डुबकी लगाना तो छोड़ो, पॉडकास्ट पे अरविंद केजरीवाल बड़े बेशर्मी के साथ कहते हैं कि भाई यमुना नदी के नाम पे वोट थोड़ी ना मिलता है। मतलब आप उस तुष्टिकरण का वोट, सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण हो या फिर कुछ और चीजें हो या फिर लाभार्थी या फिर फ्रीबीज हो, इसके भरोसे जीतना चाहते थे। ऊपर से पंकज जी से मैं बात कर रहा था तो पंकज जी ने मुझे जो खालिस्तान एंगल है, जैसा कि आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल को जब शराब घोटाले में बंद हुए, अरविंद शराब घोटाले में जब अरविंद केजरीवाल जी ने स्कैम किया तो क्या हुआ था, जो यूनाइटेड नेशन के देश है, कुछ मतलब कुछ अलग देश है, जो वेस्ट पावर्स है, जो इंडिया में स्टेबिलिटी नहीं चाहती, वो भी अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट हुआ, ये गलत हुआ। मतलब डीप स्टेट का एक एसेट अरविंद केजरीवाल बन चुके थे, चाहे वो खालिस्तानी मूवमेंट्स हो। आपको पता है ना, वो पन्नू जिसने बोला है कि अरविंद केजरीवाल को मैंने $16 बिलियन दे चुके हो। अब $16 बिलियन आप गिन लो कितने होते हैं। अरविंद केजरीवाल एक खालिस्तानी मूवमेंट का एसेट था, और लोगों को, ऐसे इंसान को हराना जो देश तोड़ने, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश विरोधी गतिविधियां करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ जो इंसान मिलकर खड़ा होगा, उसका इलाज बीजेपी हो या फिर किसी हो या फिर लोगों को करना ही था। तो दिल्ली के लोगों को शत शत नमन की दिल्ली की जनता ने अपना रैशनल जगह पे रखा और अरविंद केजरीवाल के झांसे में ना आके, अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला था कि अगर आपको लगता है कि मैं कट्टर ईमानदार हूं तो ही मुझे वोट देना। अरविंद केजरीवाल को लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब इसका मतलब अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान थे। तो पंकज जी, ये तो हो गया दिल्ली के बारे में। आप कुछ बिहार के बारे में बताने वाले थे कि जो अक्टूबर में बिहार का चुनाव होने वाला है। आज ही पंकज जी से जान लीजिए कि सरकार किसकी बनेगी। आज तक मैं पंकज जी को लगभग 2 साल से जानता हूँ, और 2 साल में पंकज जी ने लगभग 4 या 5 इलेक्शन के मेरे को प्रेडिक्शंस बताए हैं। उनका एनालिसिस, उनका रिसर्च मेथोडोलॉजी है, डेटा एनालिसिस करते हैं, फील्ड में घूमते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं। तो 8 महीने बाद जो चुनाव होने वाला है बिहार का, उसका विश्लेषण कोई बाद में करेंगे, लेकिन कौन जीतने जा रहा है इसका हम प्रेडिक्शन पंकज जी से लेते हैं। इस पर तो अन्य वीडियो में इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा डेटा मेरे पास है नहीं बिहार के बारे में। लेकिन जो मेरा थोड़ा बहुत डेटा निकल के आ रहा है, क्या चीज लगने आ रहा है कि इस बार तो सीधा कोई कंपटीशन का लड़ाई बचा नहीं है। मतलब नीतीश कुमार ब्लेड बीजेपी और एनडीए जीतेगी, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, कोई कंपटीशन का नहीं, ये अभी ओवरऑल नतीजा यही है। बट जब मैं ग्राउंड लेवल पे जाऊंगा वहाँ पे तो और अच्छे से डिटेल निकाल के और डीपली बताऊंगा कि कितनी सीटों तक जाएंगे, किस प्रकार से होगा, उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो यही अभी तक का एनालिसिस। तो पंकज जी आज हमारे चैनल पे आए और उनके साथ आज हमारा फर्स्ट वीडियो था, और आगे टाइम में भी पंकज जी हमारे चैनल पे आएंगे और इसी तरह से उनका एनालिसिस और इंसाइट्स हमें मिलेगी, इसकी हम आशा करते हैं। पंकज जी, आप वीडियो पे आए उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू। और आपके प्रेडिक्शंस हमें ऐसे ही मिलते रहे और आपकी तरफ से पॉलिटिकल एनालिसिस ऐसे सुनते रहे। इसी के साथ आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।